एप्पल और गूगल के स्टॉक्स खरीदकर ब्रैग करना किसे नहीं पसंद है, बट क्या हम कभी रुक कर ये सोचते हैं कि हमारे फाइनेंशियल प्लान के अकॉर्डिंग क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। जरा सोचना इस बारे में जब तक मैं आपको बताता हूं कि यूएस में इन्वेस्ट करने का यूएस स्टॉक से भी मच बेटर तरीका क्या है। एंड एज अ बोनस टिप मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है, जहां पर आपको वो 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो अभी अभी हमारे बजट में अनाउंस हुआ था। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वेस्टेड, जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करके आप यूएस स्टॉक्स और यूएस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड स्पेशल थैंक्स टू वीरम, द सीईओ ऑफ वेस्टेड, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स समझाए हैं। वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज मनी माइंडेड मंदी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ETFs क्या होते हैं? काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड से सिमिलर होते हैं। इनका भी एक AUM होता है, डे के एंड पे NAV पब्लिश होती है, एक्सपेंस रेशो होता है, कोई AMC इनको मैनेज करती है जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स। बट इसमें एक की डिफरेंस होता है। ETFs के यूनिट्स को आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। इसमें आप इंट्राडे भी कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, वो सारे काम जो एक स्टॉक के साथ कर सकते हो। इसीलिए तो इसका नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, यानी ऐसा म्यूचुअल फंड जो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। टाइप्स ऑफ ETFs की बात करें तो इंडिया में सिर्फ पैसिव ETFs हैं, मतलब कि कोई ETF इंडेक्स को ट्रैक करेगा। फॉर एग्जांपल आपको इंडिया में हर AMC के निफ्टी 50 ETFs दिख जाएंगे, जो ऑफ कोर्स अपना पैसा निफ्टी के 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रोपोर्शन में, ताकि निफ्टी जैसा परफॉर्म करे ये ETF भी उसके जैसा ही परफॉर्म करे। बट जब यूएस मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर पैसिव के साथ साथ एक्टिव ETFs भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। एक्टिव ETF मतलब जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड, उसके पीछे एक फंड मैनेजर है जो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, ये सारे डिसीजंस लेता है और अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग रिटर्न्स जनरेट करके देता है। जरा इमेजिन करो जैसे इंडिया में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, ये तो एक फंड है, बट अगर इसका ETF होता तो इसके यूनिट्स भी फिर स्टॉक एक्सचेंज पर बिक रहे होते और ये पैसिव ETF नहीं होता, ये एक एक्टिव ETF होता। तो ऐसा यूएस में ऑलरेडी है। प्लस यूएस में ETFs का मार्केट बहुत ज्यादा मैच्योर है एंड इंडिया में जो ETF रिलेटेड लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स या प्रीमियम डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स आती है वो यूएस मार्केट में बहुत ही कम है। ETFs आर अ मच बेटर वे टू इन्वेस्ट वहां पर यूएस में। तो अलग अलग टाइप के जो ETFs है, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक होते हैं इंडेक्स ETFs, जो यहाँ पे इंडिया में भी पाए जाते हैं, S&P 500, NASDAQ 100, तो वो सबसे पॉपुलर इंडिया में है और वो ऑफ कोर्स यूएस में भी अवेलेबल है। और उनका प्राइस, जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कॉस्ट फंड चार्ज करती है, वो काफी कम होता है यूएस। बाकी दूसरे टाइप्स के जो ETFs होते हैं वो है एक सेक्टर बेस्ड ETF हो जाता है। तो आपको सपोज यूएस या तो ग्लोबल हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करना है तो आप कोई पर्टिकुलर सेक्टर चूज कर सकते हैं और उसी बेसिस पे आप ETFs भी ढूंढ सकते हैं वहां पर। और अलग अलग टाइप के ETF है। देयर इज वन इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर एज वेल, हेल्थ केयर हो गया। देयर आर वंस दैट वर्क ऑन इमर्जिंग थीम्स, जो अलग अलग नई टेक्नोलॉजी थीम्स आ रही है, उस बेसिस पे भी ETFs अवेलेबल है। तो बेसिकली आप एक सेक्टर या तो थीम डिसाइड कर लीजिए। फिर तीसरे टाइप के जो ETF होते हैं वो होते हैं एसेट बेस्ड ETF। आपको शायद इक्विटी में ना करना हो, आपको बॉन्ड एक्सपोजर चाहिए हो, या तो फिर आपको एक्सपोजर चाहिए टू सॉर्ट ऑफ यूएस ट्रेजरीज, राइट, व्हिच आर टाइप ऑफ अ बॉन्ड बट अ फिक्स्ड इनकम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू एन ETF। या तो फिर फोर्थ टाइप ऑफ ETF होता है, आपको कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना हो, जैसे आपको ऑयल में इन्वेस्ट करना हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप ETFs के थ्रू कर सकते हो। अब मैं ETF की थोड़ी तारीफ करने वाला हूं, उससे आपको लगेगा कि ETF म्यूचुअल फंड से बेटर है, बट ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूएस मार्केट। इंडियन मार्केट में इन्हें अप्लाई मत करना। पहला एडवांटेज, लोअर एक्सपेंस रेशो। जरा सोचो, मैंने ETF के कुछ यूनिट्स खरीदे स्टॉक एक्सचेंज से, तो मतलब बेचने वाला कोई एग्जिस्टिंग ETF होल्डर ही होगा, मतलब कि AMC को बिना कांटेक्ट किए मैं ETF के यूनिट्स आराम से खरीद सकता हूं। वेयर एज अगर मुझे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स लेने हैं तो मैं अपना पैसा AMC को दूंगा, AMC को फिर मार्केट से वो अंडरलाइंग स्टॉक्स खरीदने पड़ेंगे, उसके बाद उसके यूनिट्स बना के वो मुझे देगी। और इस पूरे प्रोसेस में काफी पेपर वर्क और काफी चार्जेस होते हैं जो ETF में नहीं होते हैं। तो फंड मैनेजमेंट फी तो दोनों में ही लगेगी, बट जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसकी वजह से म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो ज्यादा होता है और ETF का एक्सपेंस रेशो कम होता है। सेकेंड एडवांटेज, ETFs में आपको ट्रैकिंग एरर भी कम मिलेगा। अब ट्रैकिंग एरर आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट कुछ नेचुरल रीजंस जिसको हम रोक भी नहीं सकते वो है एक्सपेंस रेशो। क्योंकि अगर कोई पैसिव ETF है तो मतलब वो किसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा, इंडेक्स जितने रिटर्न्स देगा उसके एग्जैक्ट रिटर्न्स तो कोई भी ETF नहीं देगा, क्योंकि हर दिन जब उसकी NAV पब्लिश होती है तो उसमें से पहले एक्सपेंस
एक्सपेंस रेशियो कटता है, जिसकी वजह से उसके रिटर्न्स थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, बट वो उसको बड़ा क्लोजली फिर भी ट्रैक कर सकता है। उसके ऊपर से जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, ETF में भी AMC को कुछ ना कुछ कैश होल्ड करना पड़ता है। तो मतलब ट्रैकिंग एरर तो आएगा, बट म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम आएगा। तीसरा एडवांटेज, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड होता है, बट यहाँ पर नहीं है। फोर्थ, AMC's म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर है वो 1 मंथ में एक बार भेजती है, और US में ये पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर 3 महीने में एक बार आता है। बट ETF का पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर डेली पब्लिश होता है उसकी NAV के साथ में। और लास्ट बेनिफिट, अगर आपको याद हो तो मैंने इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स वाले वीडियो में बताया था कि अगर आप इंडियन AMC के कोई इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपका पैसा इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है प्राइमरीली, उसमें जो आपका टैक्सेशन है वो डेट फंड्स के अकॉर्डिंग लगता है। मतलब 3 साल के अंदर बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इनकम में ऐड होगा और फिर टैक्स देना पड़ेगा। 3 साल के बाद बेचोगे तो 20% का टैक्स विद इंडेक्सेशन। बट आप अगर कोई US में लिस्टेड ETF खरीदते हो तो उसका जो टैक्स होगा वो वही लगेगा जैसा टैक्स US स्टॉक्स पे लगता है। मतलब 2 साल से पहले बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम में ऐड होगा, 2 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का टैक्स और इंडेक्सेशन। मतलब यहाँ पर टैक्स बेनिफिट भी है। मतलब आपको US में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी इंडेक्स को ट्रैक करना है, तो उसका इंडियन ETF ना लेकर वो ETF लो जो US में लिस्टेड है। बट इतनी तारीफ के बाद कुछ ना कुछ तो चैलेंज होगा ETF लेने में। बिल्कुल है। जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, ETF भी मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद अपना NAV पब्लिश करते हैं। बट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स ETF का जो प्राइस है वो उसकी NAV पर डिपेंड नहीं होता, वो होता है सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड। इसको एक ओवर सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझाता हूँ। एक ETF है MMM, मतलब मनी माइंडेड मनदीप, एंड इट्स अ बास्केट ऑफ 5 स्टॉक्स ABCDE। इनके शेयर प्राइसेस ये रहे एंड इनका मैं टोटल करूंगा तो बनेगा 850 रुपीज। 50 रुपए कैश कंपोनेंट का जोड़ देते हैं क्योंकि मुझे कैश रखना पड़ता है, तो मेरा 900 रुपए का AUM बनेगा। और मेरे ETF के 10 यूनिट्स हैं, मतलब कि एक यूनिट का प्राइस आ गया 90 रुपीज, और ये बन गई मेरी NAV जो मैं आज ट्रेडिंग आवर्स खत्म होते ही पब्लिश करने वाला हूँ। बट अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो मेरे ETF में मान लो बहुत ज्यादा डिमांड आ जाती है। आनी भी चाहिए यार, मनी माइंडेड मनदीप ETF है। तो मेरे ETF का प्राइस 90 से बढ़ के हो सकता है 100 हो जाए या 110 रुपए हो जाए। बट क्या जो मेरे अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं उनका प्राइस बढ़ा? नहीं बढ़ा। उनका प्राइस वैसा का वैसा है। AUM मेरा आज भी 900 रुपीज है, यूनिट्स मेरे पास आज भी 10 है, तो मेरी NAV आज भी 90 निकलेगी जो मैं पब्लिश करने वाला हूँ। मतलब कि ETF का यूनिट महंगा हो चुका है, बट उसके जो अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं वो अभी भी वहीं के वहीं हैं, यानी सस्ते हैं। तो अब क्या होगा? नुकसान होगा और क्या, जिसने 100 रुपए में खरीद लिया। इसी चीज को करेक्ट करने के लिए बीच में है मार्केट मेकर्स उर्फ ऑथोराइज्ड पार्टिसिपेंट्स। इनका काम होता है ETF में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना एंड ETF का जो मार्केट प्राइस होता है और जो उसका NAV होता है उसको बराबर रखना। तो इस केस में मार्केट मेकर को ये जो 100 रुपए का प्राइस है इसको 90 पर लेके आना है। जरा सोचो ये कैसे होगा? सिंपल है, एक्सेस सप्लाई क्रिएट कर दोगे तो प्राइस नीचे आ जाएगा। अब ये करते कैसे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मार्केट मेकर्स जो यूजुअली लार्ज बैंक्स या ब्रोकर्स होते हैं, ये जो ETF के अंडरलाइंग स्टॉक्स होते हैं इनको मार्केट से खरीदते हैं। स्टॉक्स खरीद के ये दे देंगे मुझे यानी AMC को, और फिर मैं उन स्टॉक्स का बना दूंगा ETF यूनिट, और ETF यूनिट वापस इनको दे दूंगा, और फिर ये मार्केट मेकर्स उस ETF को स्टॉक एक्सचेंज पर बेचेंगे। बेचते ही इन्होंने एक्सेस सप्लाई क्रिएट करी और प्राइस 100 से 90 की तरफ आना शुरू हो गया। और इसी प्रोसेस में मार्केट मेकर्स ने अपना प्रॉफिट भी कमा लिया। कैसे? क्योंकि अंडरलाइंग स्टॉक्स तो सस्ते ही थे, ETF का यूनिट महंगा था। तो इन्होंने जब अंडरलाइंग स्टॉक्स खरीदे तो वो कम दाम में खरीदे थे, और फिर AMC से उसका यूनिट बनवा के जो स्टॉक एक्सचेंज पर बेचेंगे वो ETF के प्राइस पर बेचेंगे। तो इन्होंने इस तरीके से प्रॉफिट भी कमा लिया और ETF के प्राइस को करेक्ट भी कर दिया। इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा? NAV मान लो 90 रुपीज की है, बट ETF में बहुत ज्यादा सप्लाई थी और ETF का प्राइस गिरकर 80 रुपीज हो चुका है, जबकि उसके अंडरलाइंग स्टॉक्स आज भी उतने के उतने ही हैं। तो मार्केट मेकर्स इस केस में ETF के यूनिट्स खरीदेगा और वो यूनिट्स दे देगा मुझे यानी AMC को, और AMC उन यूनिट्स को खत्म करके उसके जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो दे देगी मार्केट मेकर को। अब मार्केट मेकर जाएगा स्टॉक एक्सचेंज पर और वो सारे स्टॉक्स बेच देगा। अब ऐसा करने से जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस करेक्ट होने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट मेरा AUM गिरेगा, मैं अपना जो नया NAV निकालूंगा वो 80 के आसपास निकालूंगा। मार्केट मेकर ने अगेन सस्ते वाले प्राइस पर ETF खरीदा और महंगे वाले प्राइस पर उसको स्टॉक्स में बेच दिया। बट ये काफी ओवर सिंप्लीफिकेशन था, ये करना इतना आसान नहीं है। हर ETF का एक क्रिएशन साइज होता है। क्रिएशन साइज मतलब मार्केट मेकर्स ये 5 स्टॉक के एक शेयर खरीद के मेरे पास नहीं आ सकता ये बोलने कि मुझे एक ETF का यूनिट चाहिए। अगर वो चाहता है कि मैं उसके स्टॉक्स को कन्वर्ट करूं ETF यूनिट्स में, तो मेरी डिमांड है कि एटलीस्ट
50,000 यूनिट्स कन्वर्ट करूंगा। मतलब जस्ट एन एग्जांपल, जैसे ICICI निफ्टी 50 का जो क्रिएशन साइज है वो 50,000 यूनिट्स का है, तो ये ETF टू ETF वेरी कर सकता है कि एक बार में कितने यूनिट्स बनते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मेकर्स को वो लाखों करोड़ों रुपए के स्टॉक्स लेकर मुझे देने पड़ेंगे और मैं फिर उसको एक साथ 50,000 यूनिट्स दूंगा। या फिर उसके उल्टे केस में वो मुझे 50,000 या 50,000 के मल्टीपल्स में ही यूनिट्स दे सकता है, तब जाकर ही मैं उन यूनिट्स को खत्म करके उनके जो स्टॉक्स हैं वो उसे दे पाऊंगा। बट ये मार्केट मेकर्स हर बार अपना जॉब ठीक से करेंगे ऐसा कहना गलत है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का N100 जो इनका ETF है, नैस्डैक को ट्रैक करता है। 2017 और 18 के बीच में इसका जो मार्केट प्राइस है वो इसकी NAV से 20% ऊपर चला गया था एंड ऐसा काफी महीनों तक रहा। उसके बाद मार्केट मेकर भैया जागे एंड इसको करेक्ट करने का थोड़ा कोशिश दिखाया। तो इस दौरान जितने भी लोगों ने ये ETF खरीदा होगा स्टॉक एक्सचेंज से, उन्हें ये ETF 20% महंगा मिला होगा। तो ETF खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप ये गलतियां ना करो, वो मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट वेस्टेड, क्योंकि खरीदोगे कैसे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए। तो वेस्टेड ना अभी एक US का ब्रोकर नहीं है, बट उसने US के एक ब्रोकर से टाई अप किया है एंड दैट ब्रोकर इज ड्राइव वेल्थ। मतलब जब आप वेस्टेड पे अपना अकाउंट बना रहे हो तो बैकएंड में आपका जो अकाउंट है वो ड्राइव वेल्थ पे बनेगा। और जैसे इंडिया में सेबी गवर्न करता है वैसे ही US में SEC अपने ब्रोकर्स को गवर्न करता है। सो नीडलेस टू से ड्राइव वेल्थ काफी सेफ है एंड रेप्यूटेड भी है और आपको आपके सिक्योरिटीज पे $500,000 का इंश्योरेंस भी मिलता है। मतलब हुए 3.25 करोड़ रुपए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और जो सबसे अच्छी बात है वो है चार्जेस, क्योंकि चार्जेस नहीं है। वेस्टेड में अकाउंट आप फ्री में बना सकते हो, वेस्टेड में पैसा लोड आप फ्री में कर सकते हो। जब आप स्टॉक्स खरीदोगे तो उसकी ब्रोकरेज आपको 0 पे करनी पड़ेगी। और पहले जो सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग जब भी आप अपना पैसा US भेजते थे तो आपको 1500 से 2000 रुपए का फ्लैट फी अपने बैंक को देना पड़ता था, जो कि अब नहीं है। वेस्टेड में अकाउंट बना के आपको जाना है वेस्टेड डायरेक्ट में। वहां पे आपको एक छोटा सा फॉर्म और भरना है ताकि बैकएंड में आपका एक सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलेगा SBM बैंक के साथ। उसके बाद वेस्टेड डायरेक्ट फीचर को ही यूज करके आप अपने फंड्स को नेट बैंकिंग या UPI से आराम से लोड कर सकते हो। जब तक आप उसको US नहीं भेजते हो तब तक आपको सेविंग्स बैंक का इंटरेस्ट भी उस पर मिलता रहेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा उस पैसे को US भेजना, यानी आपके ड्राइव वेल्थ वाले अकाउंट में भेजना, जिसके लिए अगेन आपको इंडस्ट्री में लोएस्ट चार्जेस लगेंगे। एकमात्र जो चार्ज है वो है करेंसी कन्वर्जन का एंड उस पे जो GST लगता है। मतलब कि अभी अगर मैं 10,000 रुपए भेजूंगा तो आज की डॉलर रेट के अकॉर्डिंग मेरे ड्राइव वेल्थ अकाउंट में $131.55 आ जाएंगे। ये होता है 9,887 रुपीज के आसपास। मतलब आपके अराउंड 113 रुपए कटेंगे 10,000 रुपए ट्रांसफर करने पे। और ये ट्रांसफर अगर आपने वीकडेज पे सुबह सुबह ही कर दिया तो 6-7 घंटे में सेम डे आपके US वाले अकाउंट में ये पैसा रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। फिर उस पैसे को यूज करके आप शेयर्स भी खरीद सकते हो एंड ETFs भी, एंड आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। मतलब 4-4 करोड़ के जो शेयर्स होते हैं उसके आप 4 रुपए वाला हिस्सा भी आराम से खरीद सकते हो। एक कैच जरूर है, अगर आप US से पैसा वापस इंडिया मंगाते हो तो आपको $11 की फीस देनी पड़ेगी। We started, पहले $35 हुआ करता था विड्रॉल फी, हर विड्रॉल के लिए $35 होता था। Now it's come down to $11. Soon we'll bring it down to $5, eventually $0. तो very very soon over the next 4 to 6 months ये withdrawal fee काफी कम हो जाएगा and it might not exist also anymore. The reason it's there right now is because आप across countries पैसे भेज रहे हो और वो infrastructure build करने के लिए टाइम लगता है। अभी क्या हो रहा है कि एक इंडिविजुअल ट्रांसफर जा रहे हैं और उस ट्रांसफर के लिए बैंक्स काफी फीस चार्ज करते हैं। तो वी आर वर्किंग विद द बैंक्स टू सिंप्लीफाई दैट प्रोसेस एंड बेसिकली डिपॉजिट विड्रॉल एकदम सीमलेस नहीं और फास्ट होना चाहिए। दैट इज आवर गोल। तब तक के लिए इस फीस को बचाने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको स्टॉक्स बेचने हैं तो आप स्टॉक्स बेचो, बट आप ड्राइव वेल्थ के अकाउंट में जो पड़ा हुआ पैसा है उसको जब इंडिया में मंगवाओगे तो ये पैसा देना है। तो आप जरा खुद ही सोचो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए वहीं छोड़ना चाहिए। तो वेस्टेड ने ये जो कन्वीनियंस दिया है ये मच अप्रिशिएटेड है, बट इससे भी बड़ा एक फीचर है जो मुझे बहुत पसंद है वेस्टेड के बारे में, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट वेस्टेड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप डाउनलोड करके अपनी US इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ETF खरीदते समय किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली आपको पहले क्या डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा टाइप का ETF चाहिए। फिर आपने वो डिसाइड कर दिया, उसके बाद आपको 3 या 4 चीजें देखनी होगी उस छोटे से यूनिवर्स में एक फंड पिक करने के लिए। तो पहली चीज आप देखोगे वो है कि फंड हाउस कौन सा है। जैसे आप यहाँ पे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स के हाउसेस देखते हो, कोई रेप्यूटेड होते हैं, उस बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लेते हो। तो वहां पर भी आपको देखना होगा कि कौन सा फंड हाउस है जिसने ETF बनाया हुआ है। और उसमें वैनगार्ड ऑफ कोर्स गोल्डन स्टैंडर्ड है, जहां उन्होंने ये पूरा ETF का इंडस्ट्री बनाया है। सो
ऑफ कोर्स दोस काइंड ऑफ कंपनीज विल गिव यू मोर कंफर्ट अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बनाए हुए ETFs में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको सबसे पहले उसका साइज देखना है एंड उसकी लिक्विडिटी देखनी है, ताकि आप ये इंश्योर कर सको कि प्राइस के बीच में वो जो प्रीमियम और डिस्काउंट चलता है वो एटलीस्ट आपके ETF में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है आप महंगे में खरीदें और सस्ते में बेचें। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने सर्च किया है QQQ, ये US का बहुत ही पॉपुलर ETF है जो NASDAQ 100 को ट्रैक करता है। इसकी मेन चीज़ें आपको ओवरव्यू में ही दिख जाएंगी। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है अराउंड $180 बिलियन का और एवरेज वॉल्यूम है $25 बिलियन की, मतलब बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है। लिक्विडिटी हमने यहाँ से तो चेक कर ली, बट ये सिर्फ वो वाली लिक्विडिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज पर दिख रही है, यानी मार्केट मेकर्स और AMC के बीच में जो यूनिट्स का एक्सचेंज हो रहा है वो वाली लिक्विडिटी आपको स्टॉक एक्सचेंज पर या ऑर्डर बुक में देखकर नहीं दिखेगी। और एवरेज स्प्रेड भी जीरो है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो अच्छे ETFs हैं जिसमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, मार्केट मेकर्स वहां पर तो बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रीमियम्स और डिस्काउंट्स को कंट्रोल्ड रख रहे हैं, बट कुछ ऐसे ETF जो इतने पॉपुलर नहीं है वहां पर ये प्रीमियम और डिस्काउंट का जो गैप है वो ज़्यादा भी हो सकता है बिफोर मार्केट मेकर्स कम्स इन। स्प्रेड का मतलब बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस। बिड क्या होता है, मैं अगर कुछ बेचता हूं तो मैं अपना प्राइस लगा सकता हूं कि मैं इस प्राइस पे बेचना चाहता हूं। तो अगर किसी ETF में बिड तो लग रही है $80 की या डॉलर्स की और आस्क लग रही है $100 की, तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती, मतलब कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम है और ऐसे लोग जो मार्केट ऑर्डर लगाने वाले हैं उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो एवरेज स्प्रेड है ये या तो 0 हो या 0.005 ऐसा कुछ हो तो बहुत ही बढ़िया है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इस फंड की और डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। इसके आप रिटर्न्स देख सकते हो, वॉल्यूम्स चेक कर सकते हो, इंडेक्स के साथ कंपेयर करके परफॉर्मेंस देख सकते हो, देन इसकी आपको होल्डिंग्स दिख जाएंगी एंड इसका एक्सपेंस रेशियो भी दिख जाएगा जो कि है 0.2। और नीचे आओगे तो जो डेली स्प्रेड है उसका चार्ट दिखेगा आपको। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि क्या इसका स्प्रेड हमेशा ही 0 रहता है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये आपको क्लियरली बता रहा है कि इसका स्प्रेड 0.002% से लेकर 0.008% के बीच में ही रहता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड अगेन जो मैंने आपको बताया कि NAV के ऊपर भी बिक सकता है एंड NAV के नीचे भी जा सकता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से उसका प्राइस इंपैक्ट होता है। तो ये आपको ये भी बताएगा कि मार्केट में कितना ज़्यादा प्रीमियम या कितना ज़्यादा डिस्काउंट पर ये गया है पिछले कुछ महीनों में, और उस मामले में भी ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि 0.013% का प्रीमियम या डिस्काउंट या यूजुअली इसी के अराउंड रहता है। तो इस टाइप का कोई ETF जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेडिंग डेली बेसिस पर हो रही है, इसमें तो आपके साथ कोई चोट नहीं होगी। बट कुछ ऐसे ETFs जो आपने अपनी रिसर्च से ढूंढ निकाले हैं बट जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, उस केस में आपको ETF जब भी खरीदना है, पहली बात तो खरीदते समय ये ज़रूर सोच लेना कि अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं है तो बेचना भी मुश्किल होगा। बट अगर आप फिर भी खरीद रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप NAV प्राइस के आसपास ही खरीदो। हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है या ज़्यादा डिस्काउंट पे चल रहा है, वो आपको इंश्योर करना है। अब वो कैसे करेंगे? NAV तो दिन के एंड पे पब्लिश होती है, बट एक INAV होती है जिसको बोलते हैं इंट्राडे NAV, वो हर 10-15 सेकंड में अपडेट होती रहती है। हर ETF की INAV आपको उसकी AMC की वेबसाइट पर दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने QQQ ETF खोला है जो कि NASDAQ 100 को ट्रैक करता है। इसकी AMC है इन्वेस्को। तो इन्वेस्को की वेबसाइट पर जब मैं QQQ की डिटेल्स निकालूंगा तो यहाँ मुझे मार्केट प्राइस के साथ साथ IIV दिख रहा है जो कि INAV का दूसरा नाम है। इसका मतलब होता है इंट्राडे इंडिकेटिव वैल्यू। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, IIV का मतलब भी INAV ही होता है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि INAV मार्केट प्राइस से ज्यादा है। दैट मीन्स अगर आप इसको आज अगर स्टॉक मार्केट पे खरीदते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है। ETF खरीदने से पहले उसकी AMC पर जाके उसका INAV या IIV आपको चेक जरूर करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप अभी करंट मार्केट प्राइस प्रीमियम पे खरीदने वाले हैं या डिस्काउंट पे। तो वो जो करंट NAV चल रही है ना, उसी प्राइस पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, यानी मार्केट ऑर्डर कभी प्लेस नहीं करना है, हमेशा एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। क्योंकि मार्केट ऑर्डर जब भी आप प्लेस करोगे और लिक्विडिटी कम हुई तो जितना भी हाईएस्ट प्राइस पर सेलर बेचना चाहेगा आपका ऑर्डर उससे जाकर मैच हो जाएगा और आपको ज्यादा दाम पे करना पड़ेगा। तो प्राइमरीली इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ETF खरीदने से पहले। और जैसा कि मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं कि US में मोस्ट एक्टिव फंड्स कैन नॉट बीट S&P 500 फंड। तो अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं एक्टिव ETF को ढूंढने का, रिसर्च करने का टाइम बचा करके एक पैसिव ETF में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली S&P 500 या QQQ। S&P 500 जो ETF है वो है SPY और जो NASDAQ 100 का मोस्ट पॉपुलर ETF है वो है QQQ में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि उसमें टेक स्टॉक्स बहुत ज्यादा हैं। बट जो S&P 500 है उसमें जो US की टॉप 500 कंपनीज हैं वो उसको मिला करके बनाए, तो काफी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी है एंड बहुत सारे एक्टिव फंड्स इस S&P 500 को बीट नहीं कर पाते। इसके अलावा भी बहुत सारे ETFs हैं जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग बढ़िया रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं US में। तो
ETFs को स्टडी करने के लिए आप वेस्टेड का प्लेटफॉर्म भी यूज कर सकते हो, ETF.com पर भी जा सकते हो, और सीकिंग अल्फा नाम से एक वेबसाइट है, वहां पर भी आप ETFs को बड़े ही डिटेल में स्टडी कर सकते हो। आपको जाना है चैनल्स में आपको बहुत सारी कैटेगरीज दिखेंगी। अब जैसे पहला नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, अल्फा सीकिंग ETF, मतलब कि ऐसे ETF जो अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसके अंदर आप फिर से कैटेगरीज में से सेलेक्ट कर सकते हो, टॉप ETF परफॉर्मर्स, टॉप क्रिएशंस, AUM विनर्स, AUM लूजर्स, रिडेम्पशंस, बॉटम ETF परफॉर्मर्स। कहने का मतलब आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग बढ़िया ETF कौन सा है। और अगर आप एक आम हिंदुस्तानी इन्वेस्टर हो जिसको US में एलोकेशन चाहिए बट ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो S&P 500 कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब मैं आपको एक बीच का रास्ता बताता हूं। मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पिक नहीं करता, स्पेशली यूएस में, और उसके रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यूएस का मार्केट अलग है, वहां की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस अलग हैं, और मुझे तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक और कंट्री की ये सब चीज़ों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब मेरे पास बड़े अच्छे ऑप्शन है जैसे ETFs। और जो कमी रह गई थी वो पूरी कर दी वेस्टेड ने। अभी तक आपके पास दो ऑप्शंस थे, या तो इंडिविजुअल स्टॉक्स लो या आपको ETF लेना पड़ेगा, जो एक बास्केट हो सकता है 30, 35, 40, 50 स्टॉक्स का। एक तीसरा ऑप्शन है वेस्ट्स। ये रेडीमेड पोर्टफोलियोज हैं जो किसी आइडिया या थीम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्रेसिव वेस्ट है, मॉडरेट है और कंजर्वेटिव है। थीम बेस्ड वेस्ट में आपको ऑल वेदर मिल जाएगा, जहां पर 35% एलोकेशन स्टॉक्स में रहेगा, 47 बॉन्ड्स में रहेगा, कमोडिटीज एंड गोल्ड। फिर एक वेस्ट है मोट, फिर एक वेस्ट है सैस, यानी सॉफ्टवेयर कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। हाउ विल यू हेल्प मी रीस्ट्रक्चर एंड रीबैलेंस द पोर्टफोलियो विद इन दैट वेस्ट? जब आप इन्वेस्ट करोगे तभी एक प्री डिसाइडेड एलोकेशन होगा आपके वेस्ट का। उस एलोकेशन में आपको वो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स बाय कर देंगे। फॉर एग्जांपल ईवी का आपने एग्जांपल लिया है, तो लेट्स से आई एम बाइंग इनटू टू कंपनीज, टेस्ला है और एक नियो है चाइना में, तो 50-50 वो दोनों में हम लोग ने एलोकेट कर दिया। तो इमीडिएटली यू विल बी बॉट इनटू बोथ ऑफ दोस, एंड देन let's say over time something happens or something structurally changes any of the companies. So what we do is we keep tracking it, and then whenever there is a need to change the allocation, we will push a rebalance to you from the back end. We will say कि okay नहीं, शायद टेस्ला को 75 होना चाहिए, नियो को 25, तो हम उसको पुश करेंगे। आपके डैशबोर्ड पे दिखेगा कि यहाँ पे ईवी वेस्ट में रीबैलेंस अवेलेबल है, आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यू एलोकेशन में। सो it's very simple, and we keep monitoring at regular basis. So depends on the vest, मतलब कोई वेस्ट को शायद एक साल में एक बार ही रिबैलेंस करने की जरूरत पड़े, कोई वेस्ट बैंड बेस्ड है, जैसे अगर आपका एलोकेशन थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो गया तो यू नीड टू रिबैलेंस इट, सो देन वी विल पुश अ रिबैलेंस टू यू व्हेनेवर इट्स नीडेड। व्हाट अबाउट द चार्जेस, मतलब आर ऑल द वेस्ट फ्री या फिर आर ऑल द वेस्ट पेड, हाउ डज इट वर्क? हाँ, तो चार्जेस में बेसिकली एक सिंपल चार्ज है, देयर इज अ $3 फी व्हेनेवर यू बाय इनटू अ वेस्ट, देयर इज नो अदर फी। तो आप कभी भी वेस्ट में बाय करते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, देयर इज अ $3 fee that you get charged. And this will be charged even while rebalancing, right? No, there is no fee when you rebalance. Only when you buy into a new vest or you buy more into a vest, you get charged that. Okay, and when you withdraw? No fees. नो फीस। इसमें आप खुद की वेस्ट भी बना सकते हो DIY वेस्ट में जाकर, जैसे मैंने बना दी। इसमें 3 स्टॉक्स ऐड करें, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। इसका एलोकेशन भी मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ, 50%, 33%, 17%, एंड इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं ये वेस्ट बना दूंगा तो इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी मैं देख सकता हूँ, और फिर अपनी बनाई हुई वेस्ट को मैं दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। अब बारी आती है बोनस टिप की। तो एक ETF है जिसका नाम है बीटो, BITO। ये जो ETF है ये बिटकॉइन में एक्सपोजर नहीं लेता, ये बिटकॉइन के फ्यूचर्स में एक्सपोजर लेता है, बट ओवरऑल इसके रिटर्न्स बिटकॉइन के रिटर्न्स के सिमिलर आते हैं। बट इसकी खास बात यह है कि इस ETF के यूनिट्स लेकर आप क्रिप्टो में एक्सपोजर नहीं लोगे, एंड आपको जो टैक्स है वो US स्टॉक्स के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। यानी 2 साल से पहले बेचोगे तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो इनकम में ऐड होगा, 2 साल के बाद बेचोगे तो 20% टैक्स, जिसमें आपको सेट ऑफ करने का भी मौका मिलेगा, इंडेक्सेशन लगाने का भी मौका मिलेगा, और दूसरी बात बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलेगी। यानी अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम ही 2.5 लाख से कम है, पहली बात तो फिर आप US में क्यों ही इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर ऐसा है तो उस केस में आपको टैक्स नहीं भी देना पड़ेगा। तो बिटकॉइन में इनडायरेक्ट एक्सपोजर लेने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि यहां पर जो टैक्स है वो क्रिप्टो वाले रूल से नहीं, स्टॉक्स वाले रूल से लगेगा। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। वेस्टेड को चेक जरूर करना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया है, और मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तो US है ETF का मेला, और मेले में आप हो अकेले। आपको रिसर्च करना बहुत ही गंदा था यार।